हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 14 जिसका नाम है समास यानी कंपाउंड। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल द्वारा निर्मित नए शब्दों को समास कहते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। सबसे पहले जानिए बच्चों समास। समास हमने भी पढ़ा, दो शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को हम समास कहते हैं। जैसे आपको याद है हमने एक बार पढ़ा था संधि। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से जो शब्द में विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती थी। लेकिन समास वे होते हैं जब दो शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं वे समास कहलाते हैं। जैसे हमें यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं, ठीक है। उपरोक्त चित्रों के साथ शब्द समूह दिए गए हैं। इन शब्द समूहों को कम से कम शब्दों में संपूर्ण अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों समास का हम प्रयोग क्यों करते हैं? समास की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई बात कहनी हो, कोई चित्र हो, चाहती हमें उसे बहुत लंबे अर्थों में ना कहना हो, पूरे वाक्य ना कहना हो, उन वाक्यों के स्थान पर जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमें समास की आवश्यकता पड़ती है। जरा देखिए तो किस तरह। जैसे नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ अर्थात शिव, जैसे कि शिव का चित्र भी दिया गया है। रसोई के लिए घर, रसोई घर जहां सिर्फ खाना बनता है, रसोई बनती है। 4 राहों का समूह, चौराहा। तो देखिए तो जरा 4 राहों का समूह कहने से अच्छा, कितना अच्छा है कि हम सीधा बोल दें चौराहा, चौराहा। तो इसीलिए समास की हमें आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए विशेष। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पदों को अलग अलग करना या सामासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास पढ़ने से पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि समास में एक पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। यानी कि जो शब्द की शुरुआत होती है वह हमारा पूर्व पद कहलाएगा और शब्द का अंतिम भाग हमारा उत्तर पद कहलाएगा। पूर्व पद और उत्तर पद पर आधारित ही हम समास पढ़ेंगे। समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? जो समास होता है उसे जब हम स्पष्टीकरण देते हैं, उसका संबंध बताते हैं तो वह कहलाता है हमारा समास विग्रह। समास के भेद। समास के 4 भेद होते हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद और होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। जिस समास में समस्त पद में से पहला पद अव्यय प्रधान हो और समस्त पद भी अव्यय बन जाए या क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए ये समस्त पद है और इधर समास विग्रह दिया गया है। जैसे हमने पढ़ा आजीवन। बच्चों आजीवन में देखिए आ जो है क्या है? आ हम कह सकते हैं कि उपसर्ग है। आजीवन, आ जो है आगे वाला अव्यय भी है, आ किसी भी स्थिति में नहीं बदलेगा। तो हमने जब कहा आजीवन ये तो समस्त पद हो गया। यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जीवन भर। इसी तरह आगे देखिए आमरण, मरण तक, घर घर, प्रत्येक घर में, यथा नियम, नियम के अनुसार, बेकसूर, बिना कसूर के, बेमतलब, मतलब के बिना, प्रतिपल, प्रत्येक पल, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में। अब पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक के विभक्ति चिन्ह आए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और समास विग्रह। ग्रामागत, ग्रामगत यानी के ग्राम को गत। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। वनवास, वन में वास। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राजकन्या, राजा की कन्या। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। युद्ध वीर, युद्ध में वीर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। बच्चों हमने पढ़ा तत्पुरुष समास यानी कि जहां संबंध दिखाया जाता है वहां तत्पुरुष समास होता है। लेकिन तत्पुरुष समास का प्रयोग कारक चिन्हों के साथ किया जाता है। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आप लोग एक बात और याद रखेंगे, जो कारक चिन्ह होते हैं वो हमारे कितने होते हैं बच्चों? वो हमारे 8 होते हैं।
लेकिन कर्ता कारक हटा के और लास्ट से हमारा संबोधन कारक हटाने के बाद में जो बीच के 6 कारक चिन्ह बचते हैं, उन्हीं कारक चिन्हों का प्रयोग करके तत्पुरुष समास में किया जाता है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे, कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। सबसे पहले देखते हैं हम कर्म कारक की विभक्ति को का लोप। धन प्राप्त, धन को प्राप्त, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो आएगा धन को प्राप्त। धन को प्राप्त अगर हम लिखते हैं समस्त पद में तो क्या हो गया, धन प्राप्त। इसी तरह देखिए वन गमन यानी वन को गमन, पद प्राप्त, पद को प्राप्त, स्वर्गत, स्वर्ग को गया। करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप। जन्मांध, जन्म से अंधा। दिनकर रचित, दिनकर द्वारा रचित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप जरा देखिए तो, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अपादान कारक की विभक्ति से का लोप, जैसे धनहीन, धन से हीन। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। संबंध कारक की विभक्ति का के का लोप। कर्म शिक्षा यानी कर्म की शिक्षा। पितृभक्ति, पिता की भक्ति। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ का जीवन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ग्रामवास, ग्राम में वास। धर्मवीर, धर्म में वीर। चलिए अब पढ़ते हैं हम कर्मधारय समास। जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है या दोनों पदों में तुलना होती है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और समास विग्रह से समझते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल। परमानंद, परम है जो आनंद। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। विद्याधर, विद्या के समान धन। कर कमल, कमल के समान कर यानी के हाथ। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। बच्चों जो भी हमने अभी ऊपर समास पढ़े हैं समस्त पद के रूप में, आपने देखा वो किसी न किसी की तुलना कर रहे हैं। जैसे नीला है जो कमल, मुख चंद्र यानी कि चंद्र के समान मुख। तो जहां हम तुलना की जाती है यानी कि जहां एक विशेषण एक विशेष्य होता है, वहां होता है हमारा कर्मधारय समास। द्विगुण समास, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगुण समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह। चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। पंजाब, 5 आबों यानी नदियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। अष्टाग्रह, 8 ग्रहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। एक बात और देखिए बच्चों, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। उदाहरण लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट, जिसका अर्थात गणेश। बच्चों आप कर्मधारय और बहुब्रीहि समास को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इन दोनों में अंतर करना आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास होता है हम उसमें उस तरीके से अंतर नहीं कर पाते। सबसे अच्छा अंतर इसमें यह है जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें ना ही तो पूर्व पद ना ही उत्तर पद विशेष होता है। इन दोनों पदों के अलावा जो अन्य अर्थ निकलता है वह कहलाता है हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है। कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान में तुलना होती है, इसलिए हमें वहां समझना है, वहां होगा कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगुण और बहुब्रीहि समास में अंतर।
द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। बहुब्रीहि समास में भी कई पहले पद संख्यावाचक होते हैं, परंतु ये पद दूसरे पद से मिलकर तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे द्विगु समास का उदाहरण देखिए, त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह, सीधा सीधा हो गया त्रिलोचन। इसी उदाहरण को यदि हमने लिया, कहा त्रिलोचन, बहुब्रीहि समास में तीन है लोचन, जिसके अर्थात बच्चों यहाँ तो तीन, त्रि और लोचन, मतलब ना ही तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद का अर्थ निकल रहा है, किसी तीसरे ही पद का अर्थ निकल रहा है। तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, तो यहाँ कहलाएगा बहुब्रीहि समास। अब पढ़ते हैं हम द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और, तथा, एवं, अथवा, या इत्यादि समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद और समास विग्रह, अन्न जल, अन्न और जल, दाल रोटी, दाल और रोटी, देश विदेश, देश और विदेश, माता पिता, माता और पिता, लेना देना, लेना या देना, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, तंत्र मंत्र, तंत्र और मंत्र, लाभ हानि, लाभ और हानि, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। अब पढ़ेंगे हम बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास को बच्चों हमने कर्मधारय समास से तुलना करके भी देखा और द्विगु समास से तुलना करके भी देखा। अब देखिए बहुब्रीहि समास में समस्त पद और समास विग्रह। गजानन, गज है आनंद जिसका अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। चतुर्मुख, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। पीतांबर, पीत यानी पीला है, अंबर यानी के वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण। त्रिलोचन, तीन है लोचन यानी के नेत्र जिसके अर्थात शिव। तो ये सभी कहलाते हैं हमारे बहुब्रीहि समास। जहां पर दोनों पदों के अलावा किसी अन्य पद का अर्थ निकलता है वह कहलाता है बहुब्रीहि समास। ये पाठ होता है हमारा यहाँ समास। इस पाठ से संबंधित नीचे कुछ अभ्यास दिया गया है, वो आप स्वयं से करेंगे। आज जो भी पढ़ाया गया है आप उसे पढ़िए, उसका अभ्यास करिए और जो गृह कार्य दिया गया है वह करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।